नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे अपराध के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे पूरा समाज में रहने वाले लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। जी हाँ, हम रेप केस के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। रेप का केस भारतीय दंड विधान की धारा 375 में डिफाइन किया गया है और भारतीय दंड विधान की धारा 376 376 में इसके दंड का प्रावधान किया गया है। हम इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और हम ये भी चर्चा करेंगे कि ब्लैकमेलिंग के रूप में रेप के केस में फंसा देने की धमकियां किस प्रकार से दी जा रही हैं और इसके बचने के उपाय क्या हैं। दिल्ली में निर्भया रेप कांड हुआ, बहुत ही दर्दनाक था। सभी लोग आंदोलित हो गए, सारी संस्थाएं आ गई, समाज का बौद्धिक वर्ग आ गया और सभी ने आंदोलन किया। इस आंदोलन का ये प्रभाव हुआ कि सरकारें सक्रिय हुईं और सरकारों ने कानून में बदलाव किया। संशोधन के माध्यम से नए कानून बनाए गए और कठोर दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसका ये सकारात्मक प्रभाव हुआ कि रेप विक्टिम्स की रिपोर्ट तुरंत दर्ज की जाने लगी, तुरंत एफआईआर होने लगे और इसे बड़ा ही गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और न्यायालय सभी लेने लगे। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हुए। दुष्प्रभाव के रूप में देखा जाने लगा कि रेप के केस में फंसा देने की धमकियां देकर लोगों से ब्लैकमेलिंग की जाने लगी, उनसे धन उगाही की जाने लगी, उनकी प्रॉपर्टियां ली जाने लगी और भी बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लोगों को धमकाया जाने लगा। इसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ थी या खतरनाक चीज़ है वो है प्रॉमिस टू मैरी की स्टोरी, जो पूरे भारत में चलती है। जो भी अधिवक्ता हैं या निरंतर समाचार पत्रों को पढ़ते हैं या न्यूज़ को लगातार देखते हैं वो देखेंगे प्रायः लगभग रोज ये रिपोर्ट दर्ज हो रही है कि किसी व्यक्ति ने किसी महिला को शादी का प्रलोभन दिया, मीन्स उसे कहता रहा कि वो उससे शादी करेगा और जब शारीरिक संबंध स्थापित हो गए या स्थापित होते रहे उसके बाद उसने एक निश्चित समय के पश्चात शादी करने से मना कर दिया। सो ये रेप हो गया। और इसी प्रकार की रेप की रिपोर्ट्स लगातार थानों में पहुंचती हैं और थानों में एफआईआर दर्ज होती है। इसके लिए ना तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है और ना ही किसी साक्ष्य की आवश्यकता है। सिर्फ इतना कह देना ही पर्याप्त हो जाता है एफआईआर दर्ज करने के लिए कि किसी ने उसे विवाह के लिए प्रलोभित किया और उसके साथ संबंध स्थापित किया। ये बहुत ही खतरनाक है। क्या इस प्रकार की स्टोरी रेप के डेफिनेशन से कवर होती है या नहीं, ये लंबे कानून के विश्लेषण के बाद ही निष्कर्षित किया जा सकता है। इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तब प्रायः हो क्या रहा है, वास्तव में हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि इस प्रकार की धमकियों से बचा कैसे जाए। इसलिए जो समाज में देखा जा रहा है, जिस प्रकार की रिपोर्ट्स थानों में आ रही हैं प्रैक्टिकली और जिस प्रकार के अपराध दर्ज हो रहे हैं जो सामान्य तौर पर दर्ज कराना और ब्लैकमेलिंग के लिए बहुत ही आसान है, इसके विषय में ही हम चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार की रिपोर्ट आसानी से दर्ज हो जाना ये बहुत ही खतरनाक है। मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है और मेरा जो न्यायिक विवेक कहता है वो ये भी कहता है कि इस प्रकार की अगर रिपोर्ट्स आएँ तो इसकी गंभीरता से छानबीन की जानी चाहिए और इस रिपोर्ट पर वास्तव में जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही जो है वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन अभी वर्तमान परिदृश्य में जो देखा जा रहा है कि यदि किसी ने प्रॉमिस टू मैरी की रिपोर्ट दर्ज कराया किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तो वो तत्काल एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों के विषय में ये कहा जाता है कि वो बलात्कार का आरोपी है। पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है। जमानत भी मिलना सामान्य मामलों में जितना आसान होता है इस मामलों में नहीं होता।
और इस प्रकार से आसानी से रिपोर्ट दर्ज हो जाने के कारण इसका दुरुपयोग प्रारंभ हो गया है। मैं लीगल प्रैक्टिशनर हूँ। मेरे पास सामान्यतः कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि भाई आप अगर उनसे शादी नहीं करेंगे तो वो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के आपको रेप के केस में फंसा देंगे, जबकि उनके साथ किसी प्रकार की फिजिकल इंटीमेट हुआ ही नहीं कभी। कई लोग कहते हैं कि हमसे एक रकम मांगी जा रही है। मैंने स्वयं देखा है कि एक ही महिला 3 लोगों के खिलाफ प्रॉमिस टू मैरी के केस दर्ज करा रखी है। तो इस प्रकार से कानून का दुरुपयोग हो रहा है। प्रश्न ये है कि इस प्रकार के दुरुपयोग से बचा कैसे जाए। मेरा ये सुझाव है कि जब भी इस प्रकार की धमकी मिलती है या रेप के केस में फंसा देने के धमकी देकर यदि कोई रकम मांगी जाती है, कहा जाता है कि आप कोई प्रॉपर्टी दे दें नहीं तो आपको रेप के केस में फंसा देंगे, या कोई भी मांग की जाती है, तो ऐसी अवस्था में तुरंत जहां भी आपको धमकी प्राप्त हुई उसी संबंधित थाने में जाके इसकी एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करा दें और साथ ही साथ उसी रिपोर्ट की प्रति पुलिस के अधिकारियों को, जैसे एसपी, आईजी या डीजीपी, इनको भी दें। आप स्वयं जाकर देने में सक्षम नहीं हैं तो आप इसे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज दें और यदि पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो कंप्लेंट केस तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। देखिए, किसी ऐसे अपराध में फंसा देने की धमकी देना जिस अपराध में आजीवन कारावास का दंड हो या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध हो, ऐसे अपराध में फंसाने की यदि कोई व्यक्ति धमकी देता है तो वह खुद ही भारतीय दंड विधान की धारा 389 के अंतर्गत अपराधी है। ब्लैकमेलिंग करना भी अपराध है और ऐसे अपराधी को दंडित करने के लिए 389 में दंड का प्रावधान दिया गया है। दंड क्या है ब्लैकमेलिंग करने वाले के लिए? आजीवन कारावास का दंड है। लेकिन जानकारी के अभाव में शिकायतें हो नहीं पाती, रिपोर्ट्स हो नहीं पाती, और जब आप ब्लैकमेलिंग की रकम या प्रॉपर्टी जब सामने वाले को दे नहीं पाते तो ऐसी अवस्था में जो है आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ब्लैकमेलर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देता है। तो ऐसे ब्लैकमेलिंग होने पर तत्काल इसकी सूचना थाने में देनी चाहिए और थाने के अधिकारियों का ये दायित्व है कि इस प्रकार की गंभीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर वो तत्काल एफआईआर दर्ज करें। लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाता है कि पुलिस ऐसी रिपोर्ट्स पर अपराध दर्ज नहीं करती। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया कि थाने में रिपोर्ट दर्ज कराइए, साथ ही साथ पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी लिखित में शिकायतें प्रेषित कर पावती जरूर प्राप्त कर लीजिए। और जब आपको पावतियां प्राप्त हो जाती हैं और पुलिस निष्क्रिय रहती है, आपकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो आप तत्काल न्यायालय में जो है वो कंप्लेंट केस पेश कर सकते हैं। इसके लिए आप विधिक सहायता ले सकते हैं लीगल प्रैक्टिशनर से। देखिए, आपका आधा काम तो रिपोर्ट करते ही हो जाता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि कोई महिला रेप के केस में फंसा देने की धमकी देकर आपसे रकम की मांग कर रही है, प्रॉपर्टीज की मांग कर रही है, जो भी आपकी रिपोर्ट है, जब आप ये कहते हैं और थाने में इसकी सूचना दे देते हैं और पावती ले लेते हैं, और इसके बाद जब वो महिला थाने जाती है और वो रिपोर्ट लिखाती है कि आपने उसके साथ में रेप किया, तो आपकी रिपोर्ट अपने आप सिद्ध हो जाती है। अगर ऐसी रिपोर्ट आपके खिलाफ दर्ज भी कर ली जाती है तो भी आपके द्वारा की गई शिकायत और वो पावती बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है आरोप को खंडित करने के लिए। निश्चित रूप से जमानत में भी और केस के ट्रायल में भी, या फिर एफआईआर को क्वेश कराने की प्रोसीडिंग्स में भी ये दस्तावेज आपके लिए बहुत सहायक बन जाता है। ये सिर्फ एक पत्र जो आप थाने में दे रहे हैं। सामान्यतः ये देखा जाता है कि लोग इस तरीके का आरोप की धमकी मिलने पर ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
कई सुसाइड्स का भी कारण होता है। इसी प्रकार की धमकियां सुसाइड्स के कारण होती हैं। मेंटल हरासमेंट या लंबी न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का जूझते रहना। इसलिए आवश्यक है कि जब भी इस प्रकार की धमकियां मिलें आप तुरंत थाने में शिकायत करिए, पुलिस के उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दीजिए और कार्रवाई ना होने पर कोर्ट में कंप्लेंट केस पेश करिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आसानी से कोई भी कह देता है कि प्रॉमिस टू मैरी जो है वो रेप की डेफिनेशन में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रॉमिस टू मैरी रेप के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता और इस पर अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता या फिर ऐसे अपराधी को छोड़ देना चाहिए। बहुत गंभीरता से सुनिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहां मामला चल रहा था उसने अपराधी पाया। उसने माना कि प्रॉमिस टू मैरी जो है वो रेप के अपराध की श्रेणी में आता है। जब उसकी अपील हुई तो हाई कोर्ट ने भी माना कि प्रॉमिस टू मैरी रेप की श्रेणी में आता है। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं आता है। मैं इन बातों को इसलिए बता रहा हूं कि इसको कहने का मतलब ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कोई व्यक्ति सफर किया तो वो लगभग 15 साल का समय हो गया। और जब जब वो अपराधी घोषित किया गया तो निश्चित रूप से उसे दंडित भी किया गया। और 15 वर्षों बाद ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि नहीं, वह व्यक्ति दोषी नहीं है। वास्तव में प्रॉमिस टू मैरी जो है वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। क्या फायदा? 15 साल के लंबे समय तक अपने आप को दंडित महसूस, समाज के सारे लोग आपको अपराधी कहते हैं और 15 साल बाद आप ये मालूम चलता है कि नहीं भैया आप। तो इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के पहले इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आपकी प्रतिरक्षा मजबूत हो, वास्तविक अपराधी को दंड मिले और निर्दोषों की सहायता हो सके। कभी भी इस प्रकार का एक्सटॉर्शन हो, ब्लैकमेलिंग हो तो ध्यान रखिए, आईपीसी सेक्शन 389 गूगल में भी आसानी से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। इस अपराध को डिफाइन किया गया है। तो निश्चित रूप से किसी प्रकार की धमकी मिलने पर तुरंत रिपोर्ट दर्ज कराएं। थैंक यू।